हेलो प्यारे दोस्तों एंड डियर स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड्स। मैं विवेक यादव अपने यूट्यूब चैनल जीसीसी एजुकेशन अड्डा 998 पर आप सभी लोग का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दोस्त मैं आपको बता दूं कि यह सीडीपी का प्रैक्टिस नंबर 7 है। क्या है? एक मिनट, प्रैक्टिस नंबर 7 ही होगा, ठीक है। सॉरी, प्रैक्टिस नंबर 8 है ये, ठीक है, प्रैक्टिस 8। तो ये सीडीपी का प्रैक्टिस नंबर 8 है जो आपके सामने मैं इसको लेकर के आया हूँ, और आप यहाँ से देख पा रहे होंगे जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ और समझ पाएंगे इसके बारे में। तो ये सीडीपी का प्रैक्टिस 8 नंबर है, और ये 8 नंबर आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे, और ये आपके आगामी परीक्षाओं यानी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में आने की यहाँ से प्रबल संभावना है। मैं वहाँ से सिलेबस निकाल के बनाया हूँ, तो आप देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्त, आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो इन्फॉर्मेशन हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं भाई दोस्त। पहला देखिए क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस फर्स्ट क्वेश्चंस। देखिए, अगर हम लोग एक मिनट अगर बात कर हाँ, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इसको देखिएगा। जिसे मान लीजिए कि आपके सामने ये क्वेश्चन हम रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है कि कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। तो कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किए हैं? संज्ञानात्मक विकास के चरण? नहीं, ये तो नहीं होगा, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास तो आप जानते हैं कि जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के बारे में उन्होंने बताया है, तो ये खत्म होगा। संवेगात्मक विकास के चरण? तो ये भी नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। शारीरिक विकास के चरण? ये भी नहीं होगा। क्यों भाई, नहीं ना होगा? चलिए, नैतिक विकास के चरण? तो जी हाँ, ये कौन सा होगा? नैतिक विकास के चरण। तो ये सारे क्या होंगे आपके, मतलब कि ये सारे ख़त्म होंगे, और ये आपका क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, नैतिक विकास के चरण। ठीक है, हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं जस्ट। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, कोहलबर्ग के बारे में। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर दिया है सैद्धांतिक ढांचा, उसका स्ट्रक्चर कैसे है, उस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। कोहलबर्ग के सिद्धांत के ढांचे में जटिलता के क्रमिक स्तरों में क्रमिक रूप से व्यवस्थित कितने चरण हैं? 6 चरणों में बांटा गया है। पूछ सकता है यहाँ से कि कितने चरण हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कितने चरण हैं इसमें। तो कितने चरण हैं? 5 5 और एक एक्स्ट्रा पकड़ लो, 6। एक एक्स्ट्रा हो गया और 5, 6। कितने चरण है भाई? 6। उंगली तो 5 है, उंगली तो आपकी 5 है, लेकिन एक एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए तो कितने हो जाएंगे? 6। अच्छा भाई, यहाँ पर बात करते हैं स्तर के बारे में। तो कौन कौन सा स्तर है जो यहाँ पर मैं 1 बाय 1 करके रखने का प्रयास किया हूँ। जो पहला स्तर है पूर्व पारंपरिक स्तर। कौन सा? पूर्व, यानी कि बिफोर की बात की जा रही है। अच्छा, दूसरा कौन सा है? पारंपरिक स्तर। पूर्व पारंपरिक स्तर, दूसरा पारंपरिक स्तर। तीसरा देखिए, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अभिविन्यास के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। क्या पर? अभिविन्यास के बारे में बात हो रही है। चौथा, कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण। कानून और व्यवस्था उन्मुखीकरण के बारे में यहाँ बताया गया है चौथा में। पांचवा में क्या है? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। सामाजिक अनुबंधन यानी कि अनुबंध और अभिविन्यास के बारे में बताया गया है। किस चरण में? 5 स्टेज में। किस स्टेज में? 5 स्टेज में। 6 स्टेज में क्या बताया गया है दोस्त? तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, सार्वभौमिक के बारे में बात की जाए। 6 यानी 6 स्टेज के बारे में यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। अच्छा, अब आगे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो बताया गया है इसके बारे में समझने का प्रयास करिएगा। कोहलबर्ग के सिद्धांत के मूल सिद्धांत, कोहलबर्ग के जो सिद्धांत था उसका मूल सिद्धांत क्या था? तो यहाँ पर देखिएगा, कोहलबर्ग के सिद्धांत के आधार पर नैतिक तर्क की जांच करने एवं कई अध्ययनों ने विषय क्षेत्र के बारे में यानी कि कोहलबर्ग का जो सिद्धांत था वो नैतिकता के ऊपर जोर दे रहा है, इस पर तर्क के रूप पर आधारित है, ठीक है। बुनियादी सिद्धांतों की अस्पुष्टि की है। किसकी? बुनियादी, जो बुनियादी स्ट्रक्चर होता है, बुनियादी जो थ्योरी सिद्धांत होते हैं उसके बारे में इन्होंने बताने का प्रयास किया है। क्रॉस सेक्शनल डेटा से पता चला है कि युवा व्यक्तियों की तुलना में वृद्ध व्यक्ति नैतिक तर्क के
उच्च आचरण का उपयोग करते हैं, जबकि अनुदैर्ध्य अध्ययन कोहल वर्ग के चरणों के सैद्धांतिक क्रम के अनुसार ऊपर की ओर प्रगति का रिपोर्ट करते हैं, ऊपर की तरफ, ठीक ना, इंक्रीजिंग सिस्टम, ठीक ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर रही कोहल वर्ग के बारे में, जो स्ट्रक्चर इसका है ये मैंने बताने का प्रयास किया और आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्त। सेकेंड क्वेश्चन, दिस इज सेकेंड क्वेश्चन। अच्छा, इस सेकेंड क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो प्रजातिगत व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता है। यहाँ देखो नहीं होता है बोला है। तो प्रजातिगत यानी कि जो प्रजाति होते हैं उसके बारे में, व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल, ठीक है, जो भिन्नता होती हैं प्रजातिगत और व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता है। क्या क्या साबित होगा और क्या क्या नहीं होगा, अभी यहाँ पर आपको थोड़ा बताना पड़ेगा। तो दोस्त देखिएगा, मूल अवस्था, ये तो इनमें क्या होगा, मददगार साबित होगा, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता और प्रजातिगत भिन्नता, मूल अवस्था जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण ये भी होगा, क्योंकि शाब्दिक और अशाब्दिक, शाब्दिक में जो चीज़ें हैं जो साबित करके देगा मौखिक लिखित रूप में होगी, अशाब्दिक में वो चीज़ें होंगी जो क्या होंगी, संकेतिक होंगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर भी जो है कि ये होता है, यहाँ पर दो काम चलेगा। अधिगम की प्रक्रियाएं एवं विभिन्न अवस्थाएं, देखो अधिगम जो लर्निंग एक सिस्टम है तो इसमें विभिन्न अवस्था तो होते ही हैं, तो ये भी यहाँ पर साबित हो रहा है। लेकिन देखिए यहाँ बोला प्रजातिगत व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में बुद्धि से कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। व्यक्तिगत भिन्नता है, प्रजातिगत भिन्नता है, तो उसमें बुद्धि को लेते हैं तो ये कोई साबित नहीं करता है, ठीक ना। तो ये समझ सबके पास अलग अलग क्या होगा इस तरह से, मतलब कि सबकी किसी की इंटेलिजेंस होता है, बुद्धि होती है, किसी की तेज होती है, किसी की थोड़ा स्लो होती है, इस तरह से होता है, ठीक ना। स्टेज का अलग अलग होता है। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये फोर्थ वाला सही होता है और ये सब क्या होते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक ना। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अच्छा चलिए हम लोग जस्ट आगे बढ़ते हैं दोस्त, थोड़ा सा इसको हटा देगा। चलो अब सही दिखाएगा, इस पर चल रहा है, ठीक तो चल रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जस्ट अगला क्वेश्चन है हम लोग के सामने, देखिए। शिशु अपनी तथा अपने संसार की अधिकांश बातें खेल के द्वारा सीखता है, यह कथन किसका है। तो इस पर ज़्यादा समय न लेते हुए आपको सीधा सीधा पता होगा कि यह जॉन लॉक का तो नहीं होगा, रूसो का भी नहीं होगा, वुडवर्थ का भी नहीं होगा, तब किसका होगा, स्टैंग का। किस महोदय का होगा, स्टैंग महोदय का होगा। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। जस्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह के अंतर्गत शामिल किया जाता है। देखो, तो जो श्यामपट्ट का शिक्षण साधन है, तो ये श्रव्य, क्या श्यामपट्ट सुनता है क्या, सुनाता है क्या किसी को, नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। दृश्य साधन, हाँ, देखने के लिए ही श्यामपट्ट होता है। जो चीज़ें हम वहाँ पर लिखते हैं वो बच्चों को क्या होगा, आसानी से वो दिखाई दे, और बोलने के साथ साथ, बताने के साथ साथ अगर लिख करके उसको दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें क्या होंगी, ज़्यादा उसके अंदर और डेवलप होंगी, ठीक ना, इंक्रेजिबल डेवलप होगी, ठीक है, इंक्रीज करेगा वो। जैसे अगर आप बार बार चिल्ला कर बता रहे हो दिस इज वर्ल्ड मैप, दिस इज इंडिया मैप, तो इंडिया और वर्ल्ड के बारे में तो बस बता रहे हो ना, अगले कहीं वहाँ पर तुम इस तरह से अगर मैप कोई बना दिए, फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह से तुम कोई इस तरह से मैप बना दिए ला करके, ठीक है, अगर इस तरह से कोई मैप बना दिए खींच कर बताने लगे आप, तो कहीं ना कहीं उसको क्या होगा, ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा और ज़्यादा वो समझ जाएगा। इस बात को आप समझ पा, ओह यार क्वेश्चन गया, अच्छा हाँ आ गया, ठीक है। तो श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है, तो दृश्य साधन के, यानी कि देखने के लिए ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो रहा है, ठीक ना। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग और विलंब विकास से संबंधित है। तो आपको ये थोड़ा यहाँ पर बताना पड़ेगा। ओह लॉक नहीं किएगा, हाँ अब लॉक हो गया, ठीक है। तो गिरोह अवस्था 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, नहीं ये तो नहीं होगा हमारा। अच्छा, संज्ञानात्मक विकास 16 से 19 नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं दो चीज़ें यहाँ पर कंफर्म हो पा रही होंगी, या तो आपका 8 से 10 वर्ष होगा, सामाजिकरण होगा, या नैतिकता तो नहीं होगा इसमें, नैतिकता का विकास इसमें आपका नहीं हो पाता है, ठीक ना। विलंब विकास से संबंधित पूछा है, तो विलंब किस में होता है, 8 से 10 वर्ष सामाजिकरण में, गिरोह अवस्था एवं आयु वर्ग के विलंब विकास से संबंधित ये चीज़ें यहाँ पर दी गई है, ठीक है।
यहाँ पर दी गई हैं। चलिए जस्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर बात करते हैं हम लोग। बालकों का बौद्धिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक विकास निर्भर करता है किस पर? अगर बालक का बुद्धि का विकास करना है, नैतिकता का विकास करना है, सांस्कृतिकता का विकास करना है, तो किस पर निर्धारित करता है? भाषा क्षमता पर, खेल पर, अध्ययन पर, निपुणता पर? थोड़ा बताने का प्रयास करें, थोड़ा बताने का प्रयास करें। देखिए, बालकों का बौद्धिक और नैतिक एवं सांस्कृतिक विकास निर्भर करता है भाषा क्षमता पर। क्या भाषा, अगर आप वहाँ पर बोलने की अगर आपके पास कैपेसिटी है, भाषा बोल पा रहे हैं, अच्छा लैंग्वेज का प्रयोग कर पा रहे हैं, इंग्लिश में बोल पा रहे हैं, हिंदी बोल पा रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, संस्कृत बोल पा रहे हैं, तो ये चीज़ें बौद्धिक बुद्धि का, नैतिक सांस्कृतिक विकास में निर्भर करता है क्या? नहीं जी। खेल पर, खेल पर आधारित है क्या? ऐसा तो नहीं खेल लेंगे तो भाषाओं को सीख लेंगे आप, निपुणता पर ऐसे ख़त्म हो जाए। तो बालकों का बौद्धिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक विकास किस पर निर्भर करता है? अध्ययन पर। जब अध्ययन करेगा तभी इन चीज़ों के बारे में क्या होगा, जानेगा। नहीं देखते हैं बार बार बोलते 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 बच्चा क्या होता है, सीख जाता है। हाँ, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते क्या होता है, बोलते 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 सीख जाता है। तो अध्ययन, जितना अध्ययन करके उस चीज़ों को समझने का प्रयास करेगा। ये चीज़ें यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो भाई, सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है? अगर यहाँ पर बात करते हैं सीखने की, तो यहाँ पर लर्न के बारे में बात करते हैं, तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है, किसने दिया है ये? तो गेस्टाल्टवादियों की, प्रकार्यवादियों की, मानवतावादियों की, संरचनावादियों की, किसकी है बताने का प्रयास करें। तो सीखने की अंतर्दृष्टि का सिद्धांत प्रकार्यवादियों का तो होगा नहीं, संरचनावादियों का नहीं होगा, मानवतावादी ये तो ऐसे नहीं होगा। तो इसमें कौन होगा? गेस्टाल्टवादी। अब यहाँ पर कोहलर कोपका के बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे, तो यहाँ पर कोहलर के बारे में यहाँ पर जो चीज़ें दी गई, सीखने का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, देखिए अभी मैं आगे बताऊँगा, जस्ट थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते कैसे मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर देखिए थोड़ा मैं कुछ बनाया हूँ जो यहाँ पर आप लोग देखने का प्रयास करें। देखो, गेस्टाल्टवादी कौन थे? सबसे बढ़िया क्वेश्चन और सबसे बेहद मतलब कि सिंपल तरीके से आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप एकदम समझ जाएं, कुछ छूटे ना आपसे। देखो, गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के प्रवर्तक यहाँ पर तो दिखाई तो दे रहा होगा मेरे दोस्त, गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के प्रवर्तक मैक्स वर्थिमर या कोफका तथा कोहलर हैं। इनको गेस्टाल्टवादी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं भाई? इनको गेस्टाल्टवादी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? गेस्टाल्टवादी कहते हैं। किसको? कोहलर यानी कोफका। यहाँ पर चीज़ें समझ पा रहे होंगे, ठीक ना? अच्छा, अधिगम सिद्धांतों में क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत कोहलर का सूझ का सिद्धांत, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा सूझ का सिद्धांत किसका? अरे यार तो चल ही नहीं पा रहा सही से, गजब का हाल है। सूझ का सिद्धांत अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का वर्णन किया गया है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कोहलर ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए इस पुस्तक कोहलर का है और यहाँ से पूछ सकते, अगर पूछना होगा तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, आपको थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, हाँ ओके, सॉरी यार। देखो, तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी किसका है? कोहलर का। और कब इसको प्रकाशित किया गया? 1959 में की गई, ठीक ना, 1959 में की गई। अब देखो, गेस्टाल्टवाद सिद्धांत, थ्योरी ऑफ गेस्टाल्टवाद, थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट, थोड़ा देखिएगा, मैं बात करता हूँ। चलिए भाई, देखिए गेस्टाल्ट सिद्धांत, यहाँ पर देखो गेस्टाल्ट सिद्धांत, गेस्टाल्ट जर्मन शब्द है। गेस्टाल्ट कौन सा शब्द है? ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट। गेस्टाल्ट जर्मन शब्द है जिसका अर्थपूर्ण होल या समग्र आकार, समग्र माने पूरा, टोटल पैटर्न ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। इनको सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ठीक ना, इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं।
सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं। इस सिद्धांत में समस्या की प्रकृति को संपूर्ण आकार में अध्ययन करने पर बल दिया गया। इस सिद्धांत में समस्या की प्रकृति, जो समस्या किस तरह से मतलब उसका प्रॉब्लम कैसा है, उसका सॉल्यूशन कैसा है, उस आकार में अध्ययन करने, स्टडी करने पर क्या कर दिया गया, बल दिया गया। इनके अनुसार द होल इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द पार्ट्स, यानी पूर्ण अंश से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो पूर्ण अंश की ओर पढ़ते हैं हम लोग, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये ज्ञात से ज्ञात, उससे मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें यहाँ पर दी गई है, ठीक ना, इनसाइट थ्योरी। चलिए अब हम लोग जस्ट आगे बढ़ते हैं और आगे देखने का प्रयास करते हैं। आओ, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? सीखने के लिए प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? देखिए, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? तो बाल अवस्था, जी हाँ, बाल अवस्था के लिए उपयोगी है, क्योंकि प्रोजेक्ट विधि क्या है, एक मतलब किलपैट्रिक ने मतलब कि दिखाने के लिए मतलब ऐसा विधि बनाया था जिससे हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, देख समझ सकते हैं। अच्छा, बाल अवस्था, पूर्व बाल अवस्था, ठीक है, किशोरावस्था, ये सभी में सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है ये काम कर सकती है। इसका मतलब कि आपका क्या होगा, थोड़ा सा यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं। देखो भाई, थोड़ा प्रोजेक्ट विधि के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, तो देखिएगा। प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना या परियोजना या प्रोजेक्ट प्रणाली। देखो, परियोजना या प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता देखो विलियम किलपैट्रिक। यहाँ देखो, अरे यार तो चल ही नहीं रहा, थोड़ा सा कलर चेंज करना पड़ेगा। विलियम किलपैट्रिक थे, ठीक ना। विलियम कौन थे? किलपैट्रिक थे। प्रोजेक्ट प्रणाली का दार्शनिक आधार है व्यवहारवाद। व्यवहारिक चीज़ों के मतलब कि व्यवहार, जो व्यवहारिक चीज़ों के बारे में समझा दिया जाए आपको। नहीं कहते हैं व्यवहार मतलब ऐसी व्यवहारिक चीज़ों मतलब बोल चाल की भाषा में ऐसे आप समझा देते हैं, कहते हैं भाई तो मैं जानता ही था, ऑलरेडी जानता था, तो उसकी लैंग्वेज में क्या करते हैं, उसके लैंग्वेज में उसको समझा देते हैं, ठीक ना। तो देखो, इस प्रणाली में छात्र उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं पूर्ण संलग्नता से सामाजिक वातावरण में करते हैं। अगर सामाजिक वातावरण में रहते हैं तो समाज के बारे में आप सीखने का प्रयास करते हैं, और समाज से हम लोग बहुत कुछ सीखने का काम करते हैं। तो ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कैसे आप उसको कितना हासिल कर सकते हैं। छात्र जो कुछ भी सीखता है वह क्रियाशील होकर सीखता है। अगर एक्टिव ना हो छात्र, जैसे आप पढ़ रहे हैं और पढ़ने के साथ साथ अगर सेंस आपका दिमाग कहीं और है, या आप मतलब कि पढ़ तो रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपके माइंड में, आपके सेंस में, आपके दिमाग में, आपके जहन में, आपके यादाश्त में अगर चीज़ें एंट्री नहीं कर पा रही हैं, अगर आप वहाँ पे एक्टिव नहीं हैं, आपका दिशा निर्देश कहीं और है, तो आप उसको समझने में क्या होंगे, असफल हो जाएंगे। तो ये बात यहाँ पर समझ पाएंगे। तो वह जो क्रियाएं सीखता है वो सामाजिक जीवन से संबंधित होती है, यानी कि जो चीज़ें सीखता है वो समाज के अंतर्गत समाज से ही सीखता है, और सामाजिक कार्यों में क्या रहता है, संलग्न रहता है, और सामाजिक कार्यों को आसानी से हल भी कर पाता है। ये चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको समझ पा रहे होंगे। मुख्य बिंदु को परियोजना या प्रोजेक्ट का अर्थ एवं परिभाषा, इसका मतलब क्या होता है, प्रोजेक्ट प्रणाली के सिद्धांत, प्रोजेक्ट प्रणाली की कार्यविधि, ठीक ना, इसका सिद्धांत भी देखो यहाँ पर। प्रोजेक्ट प्रणाली कार्यविधि, प्रोजेक्ट प्रणाली की कार्यविधि, प्रोजेक्ट विधि के प्रकार, प्रोजेक्ट प्रणाली के गुण या विशेषताएं, सामाजिक योजना, प्रोजेक्ट उदाहरण आदि हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। चलिए जस्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आओ, युग्मित तुला विधि का प्रतिपादन किया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, देखो वेबर महोदय कौन होंगे, वेबर होंगे। अरे यार ये कहाँ चला जा रहा, अच्छा लॉक नहीं है, वेबर नहीं, कोहमोदो नहीं, स्पीयरमैन नहीं, तब क्या होंगे, कोहन। कौन होंगे भाई, कौन होंगे बताइए, कोहन महोदय होंगे, ठीक है। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। जस्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो, व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन सी है, देखो व्यक्तित्व विकास की अवस्था यानी कि अधिगम एवं वृद्धि नहीं जी। व्यक्तित्व का विकास कहाँ से होता है, व्यक्तित्व अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आप बताने का प्रयास करें। देखो अधिगम एवं वृद्धि, तो अगर आप अधिगम करते हैं, लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, तो
आप बताने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा कि जो चीज़ें यहाँ पर देखिएगा, व्यक्तित्व विकास की अवस्था तो अधिगम एवं वृद्धि। व्यक्तित्व का अध्ययन, अगर किसी के व्यक्तित्व का अध्ययन करते हैं, टाई बेल्ट, जूता मोजा, कोई बेल्ट लगा के खड़ा है तो उसके बारे में आप उसका अध्ययन करते हैं, देख करके उसको स्टडी करते पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उससे क्या होगा, विकास की अवस्था माना जाएगा? नहीं, तो ये तो इनकरेक्ट होगा। उपचारात्मक अध्ययन, किसी भी समस्या, प्रॉब्लम, परेशानी को अगर आप उपचार करते हैं, उसका मतलब उसको ट्रीट करते हैं, सही करते हैं, तो उसको भी अवस्था आप नहीं मान पाएंगे, तो मानेंगे कि इसको अधिगम वृद्धि। तो ऐसे तो डी वाला तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना। तो अधिगम एवं वृद्धि। तो दोस्त, मैं आशा नहीं विश्वास उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको इतना बताया हूँ, कहीं ना कहीं आप बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास किए होंगे। 10 क्वेश्चन आपके सामने था, 10 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया और ज़रूर आप इसे समझे होंगे। और मैं आपको आशा ने उम्मीद विश्वास दिलाता हूँ कि ये 50 ठो मैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट बनाऊँगा। और ये यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट या अदर टेट, बिहार टेट, कहीं भी अगर आप जाते हैं, ये साइकोलॉजी का प्रैक्टिस आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो कहीं देखिए, ये बस ओनली फॉर उन बच्चों, स्टूडेंट के लिए हैं जो पहले से अध्ययन कर रखे हैं, पढ़ रखे हैं, उनके लिए ये प्रैक्टिस कराई जा रही है। अब जो लोग पढ़े नहीं तो भाई उनको तो पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े हुए आप स्टडी करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, और दूसरी बात कि आप सीख नहीं पाएंगे। तो इसलिए पहले सीखिए, सीखने के बाद यहाँ पर आइए या कहीं पर जाइए, आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपने YouTube चैनल GCC एजुकेशन अड्डा 998 हिंदी प्लस साइकोलॉजी पर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं आशा ने उम्मीद करता हूँ कि इतना जो चीज़ें मैं बताऊँ, कहीं ना कहीं आप बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे। और मेरे चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर, दूसरे के पास जरूर शेयर करें ताकि इसका पब्लिशन बढ़े। और आप इसको सब्सक्राइब करते तो सीटेट का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको थोड़ा यहाँ पर बता रहा हूँ। सीटेट, ये जो सीटेट के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये ठीक है। प्रश्न, तो सीटेट का जो प्रश्न है, ये सीटेट के प्रश्न मैं यहाँ उपस्थित करूँगा। और किसका? पर्यावरण का, ठीक है। और ये पूरा मैप के साथ, अगर इसमें जो चीज़ें होंगी मैप के साथ साथ, चित्र के साथ साथ, फिगर के साथ साथ मैं बताऊंगा, आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरों को जरूर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस चैनल पर बने रहने के लिए।